मिथ ऑफ मेटल्स, नोबल लाई, रॉयल लाई। मिथ ऑफ मेटल्स जिसे नोबल लाई भी बोल सकते हैं या रॉयल लाई भी बोल सकते हैं, लाई मतलब झूठ बोलना ना। अब आते हैं प्लेटो के सबसे कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट पर, मिथ ऑफ मेटल्स। इसको नोबल लाई, रॉयल लाई कहा जा सकता है। प्लेटो कहते हैं सब लोग एक ही मदर अर्थ से बोर्न हुए हैं, ठीक है, लेकिन गॉड ने उनकी, जो भगवान हैं, उनकी सोल्स में अलग अलग मेटल्स मिक्स कर दिए। उन्होंने बोला ऐसा, गोल्ड रूलर्स में है, सिल्वर सोल्जर्स में, और ब्रॉन्ज या आयरन किसमें, प्रोड्यूसर्स में है। ये स्टोरी जो है लिटरली सही भी है, सही नहीं थी, सॉरी, ये जो स्टोरी थी वो लिटरली सही नहीं थी। ये एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल मिथ था। मतलब आप लिटरली ये मत समझो कि उनका कहना ये था कि रूलर्स हैं उनमें गोल्ड होगा, वो पूरे गोल्ड के बने होंगे, जो सोल्जर्स होंगे वो सिल्वर के बने होंगे, या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ब्रॉन्ज के बने होंगे। ऐसा नहीं, वो उन्होंने बस एलिमेंट बताया है कि इनकी वैल्यूज़ के बेसिस पे उन्होंने मेटल्स को डिफाइन कर दिया। बाकी एक्चुअल में वो मतलब एक तरह सिंबॉलिक मिथ था ये, ठीक है, ना कि ये लिटरली ट्रू, ये सच नहीं बता रहे थे वो कि भाई सच में ही कोई रूलर ऐसा गोल्ड का ही बना होगा, ऐसे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बस रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो पर्पस क्या था नोबल लाई का या रॉयल लाई का, ये झूठ बोलने का पर्पस था क्या प्लेटो का? प्लेटो ने ये मिथ क्यों दिया? इसके 4 मेजर पर्पस थे। एक तो था सिटीजन्स अपनी सोशल रोल को विलिंगली एक्सेप्ट करें। मतलब अगर आप इन सब में डिवाइड कर दोगे तो सिटीजन्स जो थे, प्रजा थी, वो मान लेगी ना कि हाँ भाई सबको ऐसे डिवाइड कर रखा है तो हमें ऐसे ही रहना चाहिए, वो फिर ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। स्टेट में हार्मनी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। डिवीजन ऑफ लेबर को जस्टिफाई किया जा सके। अब जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन रेज कर दिया, किसी ने कुछ पूछ लिया कि भाई ऐसे कैसे, कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो जब उन्होंने ये झूठ बोला कि भाई गोल्ड, सिल्वर और ये ब्रॉन्ज का कॉन्सेप्ट दिया, तो इससे क्या होता है कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया अपनी डिवीजन ऑफ लेबर को कि भाई रूलर्स को ये काम करना है, सोल्जर्स को ये करना है और प्रोड्यूसर्स को ये काम करना है। इसको उन्होंने डिवाइड किया था और इस रॉयल लाई से, नोबल लाई से उन्होंने ये मिथ ऑफ मेटल से उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। और सिटीजन्स में स्टेट के प्रति लॉयल्टी डेवलप हो जाए, ये उनका मानना था कि भाई ये बोलने से क्या होगा कि सिटीजन्स जो होंगे वो स्टेट के प्रति लॉयल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा ना, वो मान जाएंगे। वो क्वेश्चन रेज करने के लिए मतलब उन्होंने संतुष्ट कर दिया उनको कि भाई ये है ऐसा, रूलर्स गोल्ड के रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को, और वो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ब्रॉन्ज को या आयरन को करते हैं, तो वो इस चीज़ को मान लेंगे, तो फिर वो लॉयल हो जाएंगे सिटीजन्स, ठीक है। नाउ सोशल मोबिलिटी, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोग अक्सर सोचते हैं प्लेटो कम्प्लीटली रिजिड थे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटो के अकॉर्डिंग क्लास मेंबरशिप हेरिडिटरी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोड्यूसर का चाइल्ड नेचुरली वाइज है तो वो रूलर बन सकता है, और अगर रूलर का चाइल्ड सुटेबल नहीं है तो उसे प्रोड्यूसर क्लास में भेजा जा सकता है। यानी नेचुरल एबिलिटी बर्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट एजुकेशन और एप्टीट्यूड के बेसिस पर क्लास डिसाइड करेगी। इसी वजह से कई स्कॉलर्स कहते हैं कि प्लेटो अपने टाइम के कंपैरिजन में रिलेटिवली फ्लेक्सिबल थे। मतलब जिस पीरियड से प्लेटो आते हैं वहाँ इतनी फ्लेक्सिबल होना, मतलब वो रिजिड भी हो सकते थे, हम उनको जज नहीं कर पाते इस बेसिस पे, क्योंकि उस टाइम ऐसा रिजिडिटी थी उस टाइम, ठीक है, लेकिन वो इतने रिजिड नहीं थे। उनका मानना था कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि रूलर्स इस तरह से होंगे, ये तो अगर मान लो किसी रूलर्स के बच्चे होते हैं तो उन जो रूलर्स के बच्चे, अगर मान लो उनमें वो क्वालिटी नहीं है रूल करने जैसी, तो फिर उनको प्रोड्यूसर्स में, या फिर जो अगर उनमें करेज एलिमेंट है तो फिर वो सोल्जर्स बनाए जा सकते हैं, उनको वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। और अगर मान लो किसी प्रोड्यूसर में के बच्चे में वो रूलिंग एबिलिटी है या फिर उनमें करेज है, तो वो क्या है, सोल्जर बन सकते हैं। तो मतलब वो चेंज किया जा सकता है। मतलब ये ऐसे नहीं कि भाई हेरिडिटरी नहीं रहेगा, ये उनका मानना था, ठीक है। तो ये है सोशल मोबिलिटी। नाउ क्रिटिसिज्म। अब इसको जो प्लेटो का जस्टिस थियोरी है उसको क्रिटिसाइज भी किया। जैसे पहले है निड्जे कहते हैं प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो एक डेलिबरेट फॉल्सहुड पर बेस्ड है। मतलब झूठ पर बेस्ड है ना उनका आइडियल स्टेट। अगर फिलॉसफी का एम सच है, अगर फिलॉसफी का जो लक्ष्य है वो सच है, तो फिर पॉलिटिकल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये नोबल लाई का यूज़ मतलब क्यों किया गया है? ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। ये सब निड्जे बोलते हैं, ठीक है। नाउ कार्ल पॉपर। अब कार्ल पॉपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी क्रिटिसिज्म को अच्छे से समझना। कार्ल पॉपर ने प्लेटो के सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है उनका, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ये सिस्टम इलिटिस्ट है। जस्टिस थियोरी में जो उन्होंने बताया कि ये इलिटिस्ट सिस्टम है, ये हायरार्की को सपोर्ट करता है, गार्डियंस को एक्सेसिव पावर देता है और इक्वालिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम को अंडरमाइन करता है।
पोपर कहते हैं प्लेटो की आइडियल स्टेट एंटी इगैलिटेरियन है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड समझ लीजिए। इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है, क्या होता है मतलब मैं बताती हूँ आपको। देखो, इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो इक्वालिटी को प्रमोट करे, जहाँ सब लोगों को इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एंटी इगैलिटेरियन का मतलब हुआ ऐसी सोसाइटी जो नेचुरल हायरार्की को एक्सेप्ट करे और सबको इक्वल पॉलिटिकल रोल ना दे। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर उनसे ऊपर सोल्जर्स है, फिर उनसे ऊपर रूलर्स हैं, तो हायरार्की बन गई ना। प्लेटो का मॉडल इसी सेकंड कैटेगरी में आता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सेम पॉलिटिकल रोल नहीं दिया गया, उनके पास पॉलिटिकल पावर सेम नहीं है, सबके पास अलग अलग है और उनको इंटरफेयर भी नहीं करना। तो कार्ल पॉपर ने कहा कि ये तो इलिटिस्ट सिस्टम हो गया, ठीक है, हायरार्की को सपोर्ट कर रहा है, गार्डियंस को कितने पावर दे दिए गए हैं, ऐसा कार्ल पॉपर कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज कैसे किया है उनको, ठीक है। नाउ तो अगर पूरी थ्योरी को एक लाइन में समराइज करें, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब पनिशमेंट या लीगल सिस्टम नहीं है। जस्टिस मीन्स हार्मनी थ्रू स्पेशलाइजेशन। हर व्यक्ति वही काम करे जिसके लिए वो नेचुरली बेस्ट है, ना दूसरों के काम में इंटरफेयर करे। और जब इंडिविजुअल और स्टेट दोनों हार्मनी में काम करते हैं तभी आइडियल स्टेट पॉसिबल होती है, ठीक है। अब ये आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस कम्प्लीटली कवर करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी नोट्स हैं वो ऑथेंटिक बुक से ही बने हैं। तो आपको कहीं और जाने की, कुछ दूसरी क्लास लेने की या फिर ऑथेंटिक बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी क्लासेस अच्छे से देखते जाइए, मैं अपलोड कर रही हूँ उन्हें 1 by 1। फिलहाल में वेस्टर्न थिंकर्स को मैंने शुरू कर रखा है, हम प्लेटो पढ़ रहे हैं। सो मैं 1 by 1 उन्हें अपलोड करूँगी, तो आपका पॉलिटिकल साइंस कवर मैं खुद करवाऊँगी। और अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द पॉलिटिकल माइंड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।